अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान की 25वीं शब है। आपको मैं अपनी चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हसन आरिफ हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह हमें पता है कि मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग लग चुकी है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी बरोज़ हफ्ते वाले दिन ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में उन्होंने अली खamenei, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी कि अगर हम अली खamenei को एलिमिनेट कर देंगे, शहीद कर देंगे, तो वहाँ पर हम बआसानी रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल कर सकते हैं और इस नतीजे में ग्रेटर इसराइल का जो उनका प्लान है वो बआसानी पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स ना सिर्फ ईरान ने रिटेलिएट किया, बल्कि खलीज और मशरिक़ वस्ता में तमाम के तमाम अमरीकी अड्डे, बेसिस और अमेरिकन एसेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर्स नुकसान हो गया। और ना सिर्फ खलीज और मिडल ईस्ट में, बल्कि ईरान ने रिटेलिएशन मज़ीद जारी रखते हुए इसराइल पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। उसने ना सिर्फ शाहीन ड्रोन के ज़रिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए, बल्कि हाइपरसोनिक्स मिसाइल भी इसराइल पर दागे। अभी भी इतलात हैं कि इसराइल में बंकरों के अंदर दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं। इसराइल बैनुल-अक़वामी दुनिया से अपने इस नुकसान को छुपा रहा है और वो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होने दे रहा। कल ही ईरान ने इसराइल पर हाइफा में हमला किया और इसराइल की तेल की तनसीबात को बदतरीन निशाना बनाया। उसके बरक्स ईरान भी, अगर आज भी जंग बंदी हो जाती है किसी भी हवाले से, तो ईरान इस वक्त खासा नुकसान उठा चुका है। वो इस वक्त भी 20 से 25 साल पीछे जा चुका है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मिसाइल कैपेबिलिटी के हवाले से, अपने इकनॉमी के हवाले से। लेकिन ये जंग रुकती नज़र नहीं आ रही। ट्रंप ने इशारतन 3-4 दिन पहले अगरचा बयान दिए कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी, जब हम चाहेंगे ये जंग ख़त्म कर देंगे, हम जंग जीत रहे हैं। लेकिन इसराइल, नेतन्याहू किसी सूरत भी अमेरिका को इस जंग से बाहर जाने नहीं दे रहा। ये जंग इस वक्त अमेरिका की गले की हड्डी बन चुकी है। आज हम मुलाहिजा करेंगे कि क्या यूरोप इस जंग में अमेरिका का हामी बन सकता है कि नहीं, क्या यूरोप इस जंग में कूदेगा कि नहीं। हाल ही में ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म किम स्टार्मर को तनकीद का निशाना बनाया कि क्यों बरतानिया इस जंग में अमेरिका की मामलत नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ स्पेन पे भी उसने सैंक्शंस लगाने का कहा, क्योंकि स्पेन और नॉर्डिक कंट्रीज वो वाहिद यूरोप में मुल्क हैं जिन्होंने इस वक्त अमेरिका 3 चीज़ों के मुतालिक सोच रहा है। एक तो वो ऑयल और गैस के फुकदान का शिकार हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 20 से 25% जो ऑयल की तरसील है वो रुक चुकी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो चुका है। ईरान किसी किस्म के भी कोई भी ऑयल के टैंकर्स, कंटेनर्स जो है वहाँ से गुजरने नहीं दे रहा। अब तक तकरीबन 16 से 17 कंटेनर्स पर और टैंकर्स पर, शिप्स पर ईरान हमला कर चुका है। और ऑयल और गैस जो है वो यूरोप की जो अब लिंक हो चुकी है वो रशिया से। ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया है कि वो रशिया पर सैंक्शंस हटा रहा है और मुल्क जो हैं यूरोप के वो रशिया से तेल ले सकते हैं, रशिया के समुद्रों से तेल ले सकते हैं। इस चीज़ पर अभी किसी यूरोपीय मुल्क पर कोई सैंक्शन नहीं लगाई जाएगी। दूसरा, यूरोप इस चीज़ को सोच रहा है कि अगर वो इस जंग में शामिल होता है तो उसको जो रेजिस्टेंस उसकी पब्लिक की तरफ से फेस करना पड़ेगा वो बहुत मुश्किल होगा। हमने हाल ही में मुजाहरे देखे हैं कि सबसे ज़्यादा गजा के लिए यूरोपियन नेशंस की आवाम ने एहतजाज किया और आवाज़ उठाई। जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका में उनकी ओपोजिशन और कांग्रेस और जितने भी तज्जिया नगार हो गए और अमेरिकन पब्लिक इस वक्त ट्रंप के खिलाफ है कि क्यों, इवन के अमेरिकन मिलिट्री में भी, अमेरिकन नेवी में भी बहुत से जनरल्स खिलाफ हैं कि क्यों हम जो है वो इसराइल की इस जंग में हम उसका साथ दें। ये जंग हमारी नहीं, ये इसराइल की अपने मकसद ग्रेटर इसराइल की जंग है। और तीसरा जो यूरोप परेशान हो रहा है कि अगर हम इस जंग में शामिल होते भी हैं
तो हो सकता है कि ईरान जब एस्केलेट करेगा, रिटेलिएट करेगा, तो ये जंग यूरोप के हदूद में भी जा सकती है। और वो ये चीज़ इस वक्त नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि यूरोप के जो बेसिस हैं वो नुकसान का बर्दाश्त करें, और यूरोप की जो पब्लिक है वो, या यूरोपियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नुकसान का बायस बने, जैसा कि खलीज में हो रहा है। जैसे कि ईरान खलीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी निशाना बना रहा है, वहाँ के ऑयली तनसीबात को भी निशाना बना रहा है, और अमेरिकन बेसिस को भी निशाना बना रहा है, और उसमें कुछ सिविलियंस की भी जो मरने की इतलात हैं वो मिल रही हैं। तो यूरोप इन तीन चीज़ों को के जवाब बना के सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसराइल कुछ और सोच रहा है। इसराइल हर सूरत इस जंग में यूरोपियन अलायंस को घसीट के लेके आना चाहता है। इस वक्त हमें यूरोप 3 हिस्सों में तकसीम होता नजर आ रहा है। इससे पहले नेटो के चीफ ने बयान दिया कि इस वक्त नेटो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करता कि वो ईरान जंग में कूदे, लेकिन अगर कोई यूरोपियन कंट्री इस चीज़ को की ज़रूरत महसूस करता है तो इंडिपेंडेंटली वो इस जंग में शामिल हो सकता है। यूके और फ्रांस इस वक्त डिफेंसिव रोल में है। वो अगरचा मिलिटरली तौर पर ईरान पर हमला नहीं कर रहे, ना अमेरिका की लिहाज से मामलत कर रहे हैं, लेकिन यूके इस वक्त भी अपनी बेसिस अमेरिकन को दिए बैठा है। अमेरिका के B-2 बम्बर्स हों, या न्यूक्लियर वेपन लेके जाने वाले तैयारे हों, या ऑयल फ्यूलिंग वाले तैयारे हों, वो तमाम के तमाम यूके की बेस को पनाह के तौर पे यूज करते हैं। वहां से वो रिफ्यूल करके दोबारा ईरान पर बॉम्बिंग के लिए जाते हैं। इसके बाद फ्रांस और इटली का रोल, वो इस जंग में इस वक्त तैयार होने के लिए, शामिल होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो इस चीज़ की कोशिश महसूस करते हैं, और वो इस चीज़ के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया कि फ्रांस और इटली अपनी शिप्स भेजेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, ताकि वो अपने ऑयल के टैंकर्स को, कंटेनर्स को जो है वहाँ से बाहिफाजत निकाल के लेके आ सकें। और स्पेन और नॉर्डिक कंट्रीज इस वक्त तकसीम हुए नजर आते हैं बाकी यूरोप की निस्बत के, वो बिल्कुल भी इस चीज़ का साथ देने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि या तो तुम हमारे साथ हो या फिर तुम हमारे अगेंस्ट हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। मेरे हिसाब से अगर हम एंड ऑफ टाइम की प्रोफेसीज को और इस्लामिक एस्कटोलॉजी को जियोपॉलिटिक्स के साथ हम मैच नहीं करेंगे, मुंसलिक करके नहीं देखेंगे, तब हम जियोपॉलिटिक्स को आज की दुनिया की नहीं समझ सकते। और इसके साथ साथ अगर हम इसराइल की ऐनक से इस दुनिया को नहीं देखेंगे तो हम अपने तज्जिए में गलत साबित हो सकते हैं। इसराइल इस वक्त इस दुनिया में अपने ग्रेटर इसराइल को बनाना चाहता है, ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि जितने भी इसराइली रबाइज हैं, जितने भी इसराइली रिलीजियस प्रोफेसीज हैं, वो इसी चीज़ की निशानदेही करती हैं कि अब इनके एंटी क्राइस्ट का वक्त आ चुका है और उन्होंने ग्रेटर इसराइल को हर सूरत मुकम्मल करना है। इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशरी इसराइल है और इसराइल आगे भी इस जंग का बड़ा बेनिफिशरी बनना चाहता है। इस वक्त तो इसराइल को बड़े नुकसानात का सामना है, लेकिन इसराइल चाहता है कि ये जंग जो इस वक्त 17 से 18 मुल्कों में मौजूद है, वो जंग पूरी दुनिया में फैले। वो यूरोप को भी इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है। कुछ बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सानिया होगा जैसे कि 9/11 जैसा कुछ यूरोप के साथ होगा, क्योंकि यूरोप को अमेरिका ने, ट्रंप ने इस चीज़ का यकीन दिला दिया और यूरोप इस चीज़ को खूबी जानता है कि ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यूरोप को हिट करने की सलाहियत रखती है। जैसे ईरान ने साइप्रस पे हमला किया, यूके की बेस को कुछ नुकसान पहुंचाया। इसी तरह ईरान ने तुर्किया पर हमला किया, और ईरान के जो मिसाइल्स थे उनको नेटो ने नाकाम बना दिया। अगरचे ईरान ने डिनाई किया कि उसने तुर्किया पर हमला नहीं किया। ये जंग एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है इसराइल की तरफ से, और इसराइल चाहता है कि ये जंग यूरोप के हदूद में भी आ जाए और यूरोप इस जंग में शामिल हो जाए। इसराइल इस वक्त प्लान कर रहा है या तो वो ईरान पे किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर हमला कर दे, या फिर वो यूरोप के किसी मुल्क में 9/11 जैसा कोई सानिया करवाए, जिसके नतीजे में यूरोप जो इस वक्त डिफेंसिव मोड में है वो ऑफेंसिव मोड में आ जाए और
इस जंग में इसराइल का हिस्सा बन जाए।